तो कल तक हमने LSA 1, LSA 2, LSA 3 देख लिए थे। आज मैं बात करूंगा 4 और 5 की। अगर आपके पास टोपोलॉजी देखो इधर कुछ इस टाइप की है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके नेटवर्क में सिर्फ OSPF ही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि नेटवर्क में क्या हो आपके में कोई और प्रोटोकॉल भी हो, कोई एजर पे भी चल रहा हो। ऐसा हो सकता है ना। तो उसी से रिलेटेड टास्क देखते हैं, वो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा। किसी को प्रॉब्लम हो चैट कर देना, रीजन कर देना। तो यहाँ देखो, ये कोई राउटर है R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। ठीक है। एरिया 0, एरिया 1। ठीक है। अब R5 की कनेक्टिविटी है किसी के साथ, R6 के साथ, उस पर क्या चल रहा है, EIGRP। ठीक है। और इतने पे क्या चल रहा है भाई, OSPF। ठीक है। इतने पे क्या चल रहा है, OSPF। यहाँ क्या चल रहा है, EIGRP। अभी होगा क्या, अभी ये अब मुझे R1 से पिंग करवाना है किसको, R6 को। ठीक है। तो OSPF से मुझे EIGRP के बीच में पिंग करवाना है। ठीक है। तो जो सबसे पहले तो ये EIGRP के राउट्स OSPF में, और OSPF के राउट्स EIGRP में होने चाहिए ना। जो R1 के राउट्स हैं वो यहाँ होने चाहिए ना इसके पास, और जो इसके राउट है वो यहाँ होने चाहिए। तभी तो होगा। तो ये जाएंगे कैसे, ये जाएंगे तो इसी वाले पाथ से। ठीक है भाई, R5 यहीं से हो जाएगा, यहीं से आएगा। ठीक है। तो उसे R5 पे क्या है, आपको दोनों प्रोटोकॉल रन करने होंगे। एक तो EIGRP और OSPF। OSPF क्यों, ताकि इधर का एरिया दिखेगा, और EIGRP से वो क्या दिखेगा, इस वाले पार्टनर को दिखेगा। ठीक है। इस वाले यहाँ से राउट्स मेंटेन करेगा EIGRP के लिए। तो इस प्रोटोकॉल, इस R5 पे आपके OSPF भी चलेगा और EIGRP भी चलेगी। ठीक है। R5 पे अब ये अंदर देगा कैसे, OSPF टू EIGRP, या फिर कम्युनिकेशन कराएगा कैसे, इधर का उधर, उधर का इधर। तो उस टेक्निक को हमारे पास एक होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है का कॉन्सेप्ट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इसके थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो राउट्स होते हैं, वो उस प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करा जाता है। लाइक OSPF से EIGRP में, EIGRP टू OSPF। तो ये कम्युनिकेशन होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राउट्स को, इधर उधर कर देंगे। ठीक है। वो एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम करेंगे, वो हम आगे देखेंगे वो किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो चलो, ये टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी आपको। अब इससे आगे कुछ देख लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे नो डाउट। तो अभी ये देखो, R1, R2, R3, R4, और यहाँ कनेक्टेड है EIGRP, और यहाँ OSPF है। तो इस वाले राउटर पे आप क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। इस वाले राउटर पे आप क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है। OSPF टू EIGRP, EIGRP टू OSPF, वो देखेंगे वो कैसे करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सपोज करो ये क्या है, एरिया 0 है, और ये क्या, एरिया 1 है। ठीक है। एरिया 1 है। तो अब देखो, इस एरिया 1 में कौन कौन सा राउटर है, R2 है, R3 है, और R4 है। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने LSA 1 जनरेट करेंगे। ठीक है। ये क्या करेंगे, LSA 1 जनरेट करेंगे। कि देखो, R1, R2, R3, R4, R5 है मेरे पास। ठीक है। R1, R2, R3, R4, ये राउटर्स है मेरे पास। और इसमें देखना, एरिया 1 में कितने राउटर है, R2, R3, R4, R2, R3, R4। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने LSA 1 जनरेट करेंगे दोस्त। ठीक है। अपने अपने LSA 1 जनरेट करेंगे। ऐसे ही एरिया 0 में आपके पास कितने राउटर है, R1 एंड R2, तो ये भी अपने LSA 1 जनरेट करेंगे। चलो ठीक है। ओएस में आपको पता लग गया कि R1, R2, R3, R4 है। ये क्या करेंगे, अपने अपने LSA 1 जनरेट करेंगे, और अपने अपने एरियाज में, और LSA 1 कभी भी क्रॉस नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी होगा क्या, फिर देखो इन राउटर्स को कैसे पता लगेगा, ये R2, R3, R4 को, कि हमारे नेटवर्क में कोई ASBR भी है।
हमारे नेटवर्क में कोई ASBR है तो ये कैसे पता लगेगा R3 को, ठीक है, R3 को कैसे पता लगेगा, R2 को कैसे पता लगेगा, R1 को कैसे पता लगेगा। तो ये क्या करता है, ASBR जो भी होता है ना, ASBR सपोज करो इसमें क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये राउटर बन जाएगा आपका ASBR, ठीक है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये राउटर एक्ट कैसे है, ASBR मतलब इसका मतलब ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ये किसी और डोमेन से भी कनेक्टेड है, ये OSPF के अलावा किसी और डोमेन से भी कनेक्टेड है, तभी हम उसको ASBR बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ओके, तो अभी होगा क्या, R4 पे आपने क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब ये अपने LSA में फ्लड करेगा ना, किसको फ्लड करेगा, विद इन एरिया, एरिया में कौन कौन है, R3 R4 को देगा। तो उस LSA1 में एक बिट होती है, कौन सी, ई बिट, एक बिट होती है ई बिट, एक्सटर्नल बिट बोलते हैं उसको, वो क्या करेगा, ऑन करके भेजेगा, उसको 1 करके भेजेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ये R3 को अपना एक LSA1 जनरेट करके भेजेगा, ठीक है, और R3 इसको भेज देगा R2 इसका LSA1, ठीक है। तो LSA1 कौन से वाले एड्रेस से भेजता है, 224.0.0.5 पे, ठीक है। तो होगा क्या, उस LSA1 में ये देखेंगे कि ई बिट क्या है, 1 है, ई बिट ऑन है किसकी, R4 की, तो इनको पता लग जाएगा R4 क्या है, ASBR। तो ये क्या करेंगे, R3 एंड R4 की ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि R2 से ASBR से की कॉस्ट कितनी है, कि ये सपोज करो ये 64 है, ये 64 है, तो कितनी हो जाएगी 128 R2 से। ऐसे ही R3 से ASBR तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, 64, ठीक है। तो अपने पास ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, अभी चलो ये तो ठीक है, ये तो इसने LSA1 में इसको पता लग गया है क्योंकि LSA1 में बिट जा रही थी। अब LSA1 तो कभी क्रॉस करते नहीं है एरिया, तो इस एरिया 0 में कैसे पता लगेगा यार, ई बिट ऑन है, इनको तो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि इसके LSA1 तो यहाँ आएंगे ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो उस केस उस पिक्चर में हमारे पास आता है ABR, ठीक है, ABR, फिर ABR बताएगा, ठीक है, ABR बताएगा। ABR कौन है इधर, R2 है, ABR कौन है, R2, ठीक है। तो R2 क्या करेगा, R2 एक LSA फ्लड करेगा, कौन सा, LSA4 फ्लड करेगा, और ये बताएगा कि हमारे OSPF में ASBR कौन है, उसकी क्या बताएगा, राउटर आईडी देगा। तो लिंक आईडी में मैंने हमेशा बताया, लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग आईडी तो हमेशा मिलेगी, एडवर्टाइजिंग में तो राउटर आईडी मिलेगी किसकी, R2 की, क्योंकि ABR है। लिंक आईडी में क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसकी, ASBR की राउटर आईडी मिलेगी, ठीक है, राउटर आईडी मिलेगी किसकी, ASBR, ठीक है। तो उसे पता लग गया ना, अब तो एरिया 0 वाले राउटर को पता लग गया ना, R1 R2 को, कि ASBR कौन है, इनको पता लग गया ASBR कौन है, 4.4.4, 4.4.4, और उस तक रीच करने की कॉस्ट क्या है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ऐड करके 664 यहाँ से, 64 यहाँ से, 128 होगी, यहाँ से 128 है, कहाँ से, R1 से, और 64 यहाँ से होगी, 192 होगी यहाँ से R1 से, ठीक है जी। तो ऐसे पता लगता है यार, ठीक है, यस, इसका जी। अब हाँ, इससे आपको एक और बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई, ये यहाँ देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका ASBR था, ठीक है, और ये क्या है, एरिया 0 था, और ये एरिया 1 है, ठीक है, एरिया 0 था। तो LSA4 वहीं जनरेट होगा जहाँ ASBR जिस एरिया में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एरिया 1 में तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ASBR, एरिया 1 में तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एरिया 1 में तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ASBR, तो इस एरिया में LSA4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। LSA4 होता किस लिए, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमारे नेटवर्क में ASBR कौन है, ठीक है। इनको तो डायरेक्टली पता है ना LSA1 की फॉर्म में ये ई बिट ऑन है, ठीक है, इनको तो पता है, लेकिन जहाँ ASBR डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वहाँ हमेशा LSA4 जनरेट होगा, और वो जनरेट कौन करेगा, आपका EBR। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं हम आगे, चलो ठीक है, अब तो सारे राउटर को पता लग गया कि ABR और ASBR कौन है। ABR तो पहले देख चुके थे, ASBR का पता लग गया कौन है। अब बात करेंगे, देखो उससे पहले ना एक चीज समझा देता हूँ आपको, अगर नहीं पता हो तो।
ये कोई कंपनी है ABC, यहाँ पे चल रहा OSPF, और ये कोई कंपनी है EIGRP, ठीक है, ये सॉरी ये कोई कंपनी है DEF, अब EIGRP चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ, ABC और DEF क्या होगी, मर्ज होगी, ठीक है, ये मर्ज हो गई। अभी हो गया कि इनकी कनेक्टिविटी करानी है यार, इनकी कनेक्टिविटी करानी है ना, तो ऐसे तो कनेक्टिविटी होगी नहीं यार, ये सिंपल OSPF से यहाँ पे OSPF चल रहा है, यहाँ पे EIGRP चल रहा है, तो ऐसे तो ये काम करेंगे नहीं भाई, यहाँ OSPF है EIGRP, तो अब बीच में क्या करोगे, एक ऐसा राउटर लेके आओगे जो दोनों तरफ का सपोर्ट दे। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सेंट्रल एक राउटर ले लिया, वो इस तरफ तो क्या करेगा, OSPF की नेबरशिप अप करेगा, इस तरफ क्या करेगा, EIGRP की नेबरशिप, राउटर का आपका OSPF भी चलेगा और EIGRP भी चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज और करनी है, तो OSPF के राउट्स कहाँ लेके जाने हैं, EIGRP में, और EIGRP की कहाँ लेके जाने हैं, OSPF में। इसी कॉन्सेप्ट को क्या क्या गया है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या क्या गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जिस राउटर पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वो डिवाइस है, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, ओके। तो चलो ठीक है, मैं सिर्फ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपको, बाकी अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो हमारी टोपोलॉजी, एक बात ध्यान रखना, OSPF में हमेशा LSA की फ्लडिंग होती है, बात ध्यान रखना, और EIGRP 100 चल रहा है। अब इसको क्या कर दिया आपने, ये ASPR रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये ASPR बनेगा, फिर ऑन करेगा, तब तो EIGRP इस R4 की राउटिंग टेबल में जाएगा ना, 50.1.1.0/24, इसकी राउटिंग टेबल में कैसे होगा, D से इंस्टॉल, EIGRP से इंस्टॉल होगा ना, D फॉर EIGRP को देगा, R2 को देगा, और ये R1 ये जाता है कौन सी LSA की फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा LSA 5 की फॉर्म में। LSA 5 क्या होती है, अपने एक्सटर्नल LSA होते हैं, एक्सटर्नल LSA होते हैं, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल राउट्स होते हैं ना, वो किसकी फॉर्म में जाते हैं, एक्सटर्नल LSA की फॉर्म में जाते हैं, LSA 5 की फॉर्म में। अब जो EIGRP के जो ऐसे राउट्स हैं, वो किसकी फॉर्म में जाएंगे, LSA 5 की फॉर्म में। मतलब जैसे 50 वाला प्रीफिक्स है, अगर इसका R5 पे सपोज करिए 50 वाला है, 60 वाला प्रीफिक्स है, 70 वाला प्रीफिक्स है, तो 50 के लिए अलग LSA 1 होगा, सॉरी LSA 5, 60 के लिए अलग LSA 5 होगा, और 70 के लिए अलग LSA 5 होगा, ठीक है। जितने जितने ज्यादा एक्सटर्नल राउट्स हैं, उतने ही हमारे कितने होंगे, LSA 5 होंगे। मतलब जितने हमारे एक्सटर्नल राउट्स होते हैं ना राउटिंग टेबल में, किसकी में, ASPR की में, ASPR भी जनरेट करता है आपका क्या, LSA 5, ठीक है। वो कि वही तो कन्वर्ट करता है EIGRP के राउट्स LSA में, कौन, ASPR, क्योंकि इसको दोनों चीजों का इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करता है, जितने उसकी राउटिंग टेबल में राउट्स होते हैं ना एक्सटर्नल, उनको LSA 5 की फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर उसके पास 50 एक्सटर्नल राउट्स पड़े राउटिंग टेबल में, तो 50 के 50 कितने होंगे, LSA 5 होंगे, ठीक है। 50 की 50 कितने होंगे, LSA 5। और वो जनरेट कौन करेगा, LSA 5 जनरेट कौन करता है, ASBR जनरेट करता है, ASBR से जनरेट होगा LSA 5, और ये एरिया क्रॉस करते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ये एरिया 0 में भी जाएगा, एरिया 1 में भी जाएगा, एरिया क्रॉस होगा, ठीक है। अब LSA 5 में दो चीजें तो आपको पता ही है, हमेशा दो होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग आउट आईडी। चलो इसके भी देख लेते हैं कि LSA 5 में लिंक आईडी क्या होगी, एडवर्टाइजिंग आउटर आईडी क्या होगी, ओके। तो लिंक आईडी क्या होगी भाई, लिंक आईडी में वो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आएगी जिसके लिए LSA 5 जनरेट किया गया है, सपोज करो 50 के लिए जनरेट किया गया LSA 5, तो 50 ही आ जाएगा। और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में क्या आएगी भाई, वो तो राउटर आईडी आएगी, किसकी आएगी, ASBR की आएगी, ठीक है। और ASBR कब बनता है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहने का क्या मतलब है, इसका अपने OS पे भी चला दिया और EIGRP पे भी चला दिया, और अभी आपने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी नहीं किया तो ये ASBR नहीं है। अब जैसे ही आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे इधर का उधर, इधर का उधर, तो तब कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा, ASBR, तब अपनी EBIT ऑन करेगा ये, ठीक है, तब अपनी EBIT ऑन करेगा।
आई होप R5 to R1 LS, हाँ भाई एरिया क्रॉस करते हैं, ठीक है, R5 to R1 डायरेक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, LSC5 आपका क्रॉस करेगा एरिया। तो बनता वो क्रॉस करेगा। एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो EIGRP में जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है, K1, K2, K3, K4, K5, ठीक है। और OSPF में क्या मैट्रिक होती है भाई, कॉस्ट होती है, ठीक है, जो बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ, ठीक है, ये आपको पता है। अभी देखो होगा क्या, अब यार ये जो राउट है 50 डॉट, सपोज करो 1.1.0 EIGRP के राउट है डी से, ठीक है, और इसकी कोई FD RD वैल्यू होगी, ठीक है, FD 100 है और RD वैल्यू कितनी है, 80 मान ली मैंने, ठीक है। अब ये OSPF में जाएगा तो ये जो मैट्रिक है ये तो काम करेगी नहीं भाई, ये मैट्रिक ये तो काम करेगी नहीं, ठीक है, वहां तो कॉस्ट चलती है ना। तो ये मैट्रिक मैनुपुलेट, मैट्रिक चेंज होगी कैसे, ये मैट्रिक चेंज होगी कैसे, ठीक है। ये EIGRP में तो K1 K2 चलती है, यहाँ पे कॉस्ट चलती है, तो ये भी तो चेंज होना चाहिए, ठीक है, ये भी चेंज होना चाहिए ना। तो वो चेंज के बारे में एक बार गौर करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सपोज करो ये रिप है, ये EIGRP है, ठीक है, यहाँ रिप चल रहा है और यहाँ चल रहा है EIGRP, ठीक है। आपको रिप से EIGRP में, EIGRP से रिप में क्या करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, जो रिप में मैट्रिक होती है ना, होप काउंट 15 होती है ना, अगर वो EIGRP में राउट्स आएगा, सपोज करो 10.1.0/24 EIGRP में लाया जा रहा है, जब वो EIGRP में लाया जा रहा है ना, तो आपको ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन इस वाले राउटर पे ये बताना पड़ेगा कि K1 की वैल्यू क्या है, K2 की क्या है, K3 की क्या है, K4 की क्या है, K5 की क्या है, ठीक है। ऐसे ही जब आप EIGRP से रिप में भेजते हो ना, तो आपको बताना पड़ता है कि होप काउंट क्या है, कि वो कौन सा राउटर है, पहला राउटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा है, 15वां, 16वां है, क्या है, ठीक है। तो ये बताना पड़ता है आपको, ये मैट्रिक मैट्रिक है ना, K1 K2 K3 K4 5, यहाँ पे मैट्रिक है होप काउंट। तो आपको मैनिपुलेट खुद से कराना होता है, खुद से बताना होता है राउटर को, ठीक है, राउटर को खुद से बताना होता है कि भाई मैट्रिक क्या रखनी है एज पर द प्रोटोकॉल। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, OSPF है, एक तरफ OSPF है, ठीक है, और एक तरफ कोई और प्रोटोकॉल हो सकता है, सपोज करो EIGRP है, ठीक है। तो EIGRP से OSPF, OSPF से EIGRP आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट। जब OSPF से EIGRP में करोगे ना, सपोज करो 10.1.10/24 OSPF का है, जब OSPF से EIGRP में जाएगा, क्योंकि OSPF में तो कॉस्ट समझता है, और EIGRP में K1 K2 K3 K वैल्यू, जब OSPF से EIGRP में जाएगा ना, तो क्या होगा, उसको आप बताना पड़ेगा कि K1 की वैल्यू क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, K4 क्या है, K5 क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये तो चलो हो गया OSPF से EIGRP में। लेकिन EIGRP से जब OSPF में आएंगे ना, जब EIGRP से, तो बोलो EIGRP के पास कोई राउट है 50 वाला, और ये कहाँ आएगा, OSPF में आएगा। तो OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपको इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक से मैट्रिक कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। ऑटो ऐसा नहीं होता कि आप मन से कॉस्ट डालोगे, भाई इसकी यहाँ पर K1 K2 K3 चल रही है ना, अब मैं क्या करूँ, तो OSPF में लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कॉस्ट डालनी पड़ेगी, नहीं, OSPF खुद से ही मैनिपुलेट कर लेता है, ठीक है। OSPF जो मैट्रिक होती है ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये खुद से ही मैनिपुलेट कर लेगा, ठीक है, खुद से मैनिपुलेट कर लेगा। तो उस मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक को बोलते हैं सीड मैट्रिक, ठीक है, उस मैट्रिक को बोलते हैं सीड मैट्रिक, जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है ना ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से तो FD RD वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में कन्वर्जन कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ सीड मैट्रिक। सीड मैट्रिक की वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 20, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 20, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 20 रखी गई है, ठीक है। ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें कॉस्ट भी चेंज करनी होती है राउट की, अगर हम दो प्रोटोकॉल के की बात कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल 1 टू प्रोटोकॉल 2 जाएगा, प्रोटोकॉल 2 टू प्रोटोकॉल 1 जाएगा, लेकिन OSPF में क्या होता है, मैट्रिक ऑटोमेटिक मैनिपुलेट होती है बाय इटसेल्फ, और उस मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, सीड मैट्रिक, और सीड मैट्रिक की वैल्यू कितनी होती है, 20,
सीड मैट्रिक की वैल्यू कितनी होती है 20, ठीक है। अब एक और बात देख लो, ओएसपीएफ में जब भी जो एलएसए 5 होते हैं ना, ये R1 के पास जाएंगे, R2 के पास जाएंगे, R3 के पास जाएंगे, तो ओएसपीएफ की राउटिंग टेबल या फिर ये राउटर की राउटिंग टेबल में कैसे आएंगे, राउटर की राउटिंग टेबल में कैसे शो होंगे, पता कैसे लगेगा ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो भाई R1 की राउटिंग टेबल देखोगे, आपको पता लगना चाहिए ना कि एक्सटर्नल है, किसी और डोमेन से आए, तो उधर उनके आगे लिखा होगा E1 या फिर E2। E1 E2 का क्या मतलब, ये एक्सटर्नल राउट्स हैं, ठीक है, किसी और डोमेन से आए हैं। राउटिंग टेबल में जो भी आप LSA 5 की फॉर्म में LSA जाते हैं ना, वो E1 से स्टोर होंगे या फिर E2 से स्टोर होंगे, ठीक है। E1 या फिर E2 दोनों ही एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल LSA में जो भी डेटा आता है वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, तो वो E1 E2 की फॉर्म में ही होगा। अब बात कर ले E1 E2 क्या है। भाई जो बाय डिफॉल्ट डेटा आता है ना, बाय डिफॉल्ट जो प्रीफिक्स आते हैं वो E2 की फॉर्म में आते हैं, बाय डिफॉल्ट E2 की फॉर्म में आते हैं। आप चेंज करके E1 में लेके आ सकते हो इनको, ठीक है। और E1 वाले राउट्स की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है E2 से, ठीक है। E1 की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी E2 से। अब चलो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। एक तो आपको पता लग गया कि जो E2 है बाय डिफॉल्ट आता है, E1 के लिए आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। देखो, ये R1 था, ये R2 था, और ये R3 था, ये R4 था, ये R5 था, ठीक है। अब R5 से R4 पे जा रहा था राउट, ठीक है। और R4 पे इंस्टॉल हुआ, अब वो किसको दे रहा था, आगे दे रहा था R3 को, R2 को, R1 को, ठीक है। अब जो राउट है यहाँ पे EIGRP का राउट है, वो सीड मैट्रिक्स से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वो सीड मैट्रिक्स तो आपको पता ही है 20-20 कैलकुलेट लगेगा। अभी अगर E2 से राउट आ रहा ना, तो सीड मैट्रिक्स से ही दिखाएगा राउटिंग टेबल में। मतलब कहने का क्या मतलब है कि R3 पे अगर दिखाएगा वो EIGRP का 50.1.0/24 20 मैट्रिक के साथ ही दिखाएगा। R2 पे दिखाएगा ये 50 वाला प्रीफिक्स, तो 20 के साथ ही दिखाएगा सीड मैट्रिक के साथ। R1 पे दिखाएगा तो यहाँ भी सीड मैट्रिक के साथ दिखाएगा 20 के साथ। क्यों, क्योंकि E2 की फॉर्म में होगा। जो भी E2 की फॉर्म में राउट से जाएगा राउटिंग टेबल में, वो हमेशा सीड मैट्रिक ही दिखाएगा। अगर सीड मैट्रिक को आप चेंज कर दोगे, 30 कर दोगे, तो 30 दिखाएगा, ठीक है। वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि राउटर ने वो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कितनी मैनिपुलेट की, कैसे कितनी कितनी मैट्रिक मान के चली है, ठीक है। वो सिर्फ उतनी मैट्रिक दिखाता है, बाकी एक्चुअल कॉस्ट तो अलग है ना। सपोज करो R2 से, सपोज करो R2 से अगर आप कॉस्ट देखोगे, तो एक तो इस लिंक की कॉस्ट देखोगे 1 की, एक इस लिंक की कॉस्ट देखोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 लिंक की कॉस्ट ऐड करोगे ना बाकी में, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ये 20 के साथ ही जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वो जाएगा ये अपना E2 की, ठीक है, E2 की फॉर्म में जाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये जो कॉस्ट एक्चुअल होती है वो अलग होती है, ठीक है। ये सीड मैट्रिक दिखा रहा है, एक्चुअल कॉस्ट तो अलग होगी ना, वो लिंक की मैट्रिक ऐड करेगा, ठीक है। अगर वो लिंक की मैट्रिक ऐड करके राउटिंग टेबल में दिखाएगा, तो वो इंस्टॉल होगा E1 की फॉर्म में। E1 में क्या दिखाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। E2 में दिखाएगा सिर्फ वो सीड मैट्रिक लाइक 20। E1 में तो पूरा कैलकुलेट कर लेगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितनी, सपोज करो R1 से R4 तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है 20, और प्लस एक्सटर्नल कौन सी है, सीड मैट्रिक 20 + 20 40 होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना E1 के जो राउट्स होते हैं वो हमेशा प्रायबल होते हैं ओवर E2। चलो एक लैब कर लेते हैं अब। इसी में कर लेते हैं लैब। मैं देख लेता हूँ इसमें राउटिंग मतलब क्या क्या स्टोर है। R6 पे चलते हैं, नेबरशिप फॉर्मेट है, शो IP, ओएसपीएफ नेबर। हाँ ठीक है, R6 पे तो है।
तो एक काम करता हूँ, ये हो गए आपके एरिया 0। ठीक है, और एरिया 1 ये हो गए। चलो पूरा ही ले लो, तीनों ले लो। एक और राउटर ले लो। इस पे हम चला लेंगे EIGRP। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसका कंसोल भी ले लेता हूँ। एरिया 1 और यहाँ चलेगा आपका EIGRP। कौन सा 100? ठीक है, तो वो सबसे पहले तो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। IP देख लो, IP है नहीं इस पे। week 3/0 10.1.1। ठीक है, हेलो टुक टुक आओ। दोबारा दे देता हूँ। IP एड्रेस 68 देता हूँ, 1.1.1। चलिए, नो शॉट। और ऐसे ही इस पे एक लूप बैक भी बना लेता हूँ, 10.1.1। राउटर OSPF 100, राउटर ID 1.1.1 और नेटवर्क 0.0.0। एरिया कौन सा? 0। ठीक है, अब R6 पे चलते हैं। इंटरफेस गिग 0/0, नो IP एड्रेस, IP एड्रेस 16.1.1.6, IP OSPF 100, एरिया 0। ठीक है, नो शक्ति क्या नहीं है, तो नेबरशिप आप मान लो। ठीक है, अब चलते हैं R3 पे। R3 पे तो शायद ऑलरेडी नेबरशिप आप है। लेकिन इंटरफेस जो gig/30 है, IP OSPF 100, एरिया 1 करता हूँ इसको। अब R5 पे चलते हैं। राउटर OSPF 100, नेटवर्क 0.0.0। इसको भी मैं एरिया 1 बना देता हूँ, एरिया 1। एरिया 0 कमांड डाली हुई थी इसमें पहले, इसको क्या करते हैं, नो कर दो यार।
आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी तो है ना, आईपी तो है यार। शो आईपी उसके इंटरफेस ब्रीफ। मेंबरशिप अब क्यों नहीं आ रही फिर? 4.3 पे मैंने इंटरफेस को ना उसमें डाला कि 3/0 आईपी उसके फंडेड एरिया 1। क्या हो गया इसका?